हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो। हमने अपनी कल अपन ने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीनोम एडिटिंग, और इसी तरह अपन ने जीन गन और उसके अंदर यूज़ जो आती है, और इसी प्रकार अपन ने आगे क्लोनिंग तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग अलैंगिक विधि द्वारा, ठीक है क्या, अलैंगिक विधि द्वारा क्या है, जनन करना है, ठीक है क्या। और इसमें जो उत्पन्न जो आगे समरूप होता है, जो उत्पाद होता है या फिर जो बच्चा होता है, वो शारीरिक और अनुवांशिक रूप से समरूप होता है अपने जनक के, ठीक है। किसी जीव का प्रतिरूप बनाने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कहलाती है। दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय ट्रेनिंग, यह क्लोनिंग की परंपरागत तकनीक है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से विकसित भ्रूण कोशिकाओं को आरंभिक चरण से में ही अलग कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस भ्रूण कोशिकाओं को अलग अलग मादाओं के गर्भ में प्रत्यारोपित करवाया जाता है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार को जीव प्राप्त होता है वे परस्पर क्लोन होते हैं, ठीक है। ये डोली बेड है, ठीक है। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके अंदर क्या है, यह क्लोनिंग की आधुनिक तकनीक है। जिस जीव का क्लोन विकसित करना है उसकी कायिक कोशिका के केंद्रक को पृथक किया जाता है, ठीक है। जिस जीव के गर्भाशय में भ्रूण को प्रतिस्थापित करना है उससे अंडाणु लेकर केंद्रक को पृथक किया जाता है। दाता कोशिका से प्राप्त केंद्रक को केंद्रक रहित अंडाणु में समायोजित किया जाता है। अब इस अंडाणु को रासायनिक उपचार के पश्चात इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिससे कोशिका विभाजन आरंभ होता है, ठीक है। तो वापस बताता हूँ एक बार मैं, जो आधुनिक तकनीक है वह डीएनए की सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक। कैसे? यह क्लोनिंग की आधुनिक तकनीक है। जिस जीव को क्लोन विकसित करना है, जिस जीव का, उसकी कायिक कोशिका से केंद्र को पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। जिस जीव के गर्भाशय में भ्रूण को प्रतिस्थापित करना है उससे अंडाणु लेकर केंद्रक को पृथक किया जाता है। दाता कोशिका से प्राप्त केंद्रक को केंद्रक रहित अंडाणु में समायोजित किया जाता है। अब इस अंडाणु को रासायनिक उपचार के पश्चात इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिससे कोशिका विभाजन आरंभ हो जाता है, ठीक है। 4-5 दिन के संवर्धन तत्पश्चात इस भ्रूण को मादा के गर्भाशय में प्रत्यापित किया जाता है। तत्पश्चात शेष प्रक्रिया सामान्य प्रजनन के समान होती है। तो उसके अंदर तो क्या था कि आईवीएफ के अंदर करवाया जाता था, तो फिर जो युग्मक बन जाते हैं उनको ही अलग अलग कर लिया जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है, जो शुक्राणु है उसके अंदर से केंद्रक निकाल लेते हैं और जो अंडाणु है उससे केंद्रक निकाल लेते हैं, लेकिन उसके अंदर शुक्राणु वाला केंद्रक डाल देते हैं और फिर उनको 4-5 दिन तक संवर्धन होने देते हैं और फिर गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लोनिंग के प्रकार क्या है, जनन क्लोनिंग और चिकित्सकीय क्लोनिंग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्लोनिंग तकनीक के उपयोग कर जीव की प्रतिकृति तैयार की जाती है अर्थात नया जीव प्राप्त किया जाता है। जनन क्लोनिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो मानव क्लोनिंग और पशु क्लोनिंग, ठीक है क्या, जनन क्लोनिंग है। फिर चिकित्सकीय क्लोनिंग, इसके अंतर्गत क्लोनिंग तकनीक का उपयोग क्या है, एक क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों की मरम्मत करने अथवा उन्हें प्रतिस्थापित करने हेतु भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं का उत्पादन में किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हैं कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया की प्रथम पशु क्लोन कौन सा था, डोली भेड़। भारत का प्रथम पशु क्लोन कौन सा था, समरूप गरिमा महिमा, जो कि पहली भैंस थी विश्व के अंदर, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने बनाई थी महिमा, ठीक है क्या, और 7 दिनों के बाद मर गई थी किसी कारण से, ठीक है, महिमा। क्लोन के लाभ, संकटग्रस्त अथवा विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण संभव है। कृत्रिम अंगों का विकास संभव है जो अंग प्रत्यारोपण में उपयोगी हैं। क्लोनिंग व डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक की सहायता से अभीष्ट गुणों वाले जीवों का विकास संभव है।
जीवन के विकास की प्रक्रिया को समझने में भी सहायक है। क्लोनिंग से जुड़ी चिंताएं भी है कुछ इस तकनीक, क्योंकि यह तकनीक थोड़ी महंगी और जटिल भी है। मानव क्लोनिंग की जोखिम है थोड़ी। क्लोन में अनेक जन्मजात बीमारियां व कमजोरियां पाई जाती है। उपयोगी व अभिष्ट नस्लों को बढ़ावा देने हेतु आनुवंशिक विविधता कम हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर चिकित्सकीय क्लोनिंग के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है, अतः नैतिक आधार पर इसे हतोत्साहित किया जाता है। कुछ मामलों में क्लोनिंग से प्राप्त अंग को प्रत्यारोपण के दौरान शरीर द्वारा नकार दिया जाता है, इसी कारण थोड़ी सी चुनौतियां भी हैं। फिर है नॉन जेनेटिक बायोटेक, पढ़ते हैं अपन। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक बायोटेक, अब पढ़ रहे हैं नॉन जेनेटिक बायोटेक, ठीक है। जैव सूचना विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जैविक आंकड़ों के संकलन, भंडारण एवं विश्लेषण हेतु किया जाता है, जैव सूचना विज्ञान कहलाती है। उपयोग किसके लिए होता है? डीएनए मैपिंग एवं विश्लेषण में। दूसरा, प्रोटीन अनुक्रम विश्लेषण में, जानलेवा बीमारियों हेतु उत्तरदायी जीन का पता लगाने में, और औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना अवधि 1992 से 2013, लगभग कितने वर्ष तक? लगभग 8 कितने हो गए? 22 वर्ष तक, ठीक है। 21 वर्ष तक, ठीक है। सार्वजनिक वित्त पोषित थी ये। फिर उद्देश्य है मानव जीनोम के डीएनए अनुक्रम का पता करना और जीनोम अनुक्रम, ठीक है। महत्व, यदि किसी निश्चित जीन में कुछ परिवर्तन के आधार पर कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो जो जीनोम डेटाबेस हमारे पास पहले से है उसमें तुलना कर उस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार बीमारी से निपटने के लिए अधिक उपयुक्त और सटीक कदम उठाए जा सकते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर क्या है? एक जीन मैपिंग परियोजना है जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। यह परियोजना भारत के 20 प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की सम्मिलित परियोजना है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान और कुछ आईआईटी सम्मिलित हैं, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर नोडल बिंदु के रूप में काम करेगा। उद्देश्य है विविधतापूर्ण भारतीय जनसंख्या की जेनेटिक विशेषताओं और बीमारियों की प्रकृति को गहराई से समझने हेतु भारतीय संदर्भ जीनोम का एक ग्रिड डेटाबेस तैयार करना। यह परियोजना 2 चरणों में लागू की जाती है। GIP के पहले चरण में संपूर्ण भारत में 10,000 नमूने लिए जाएंगे। भारतीय जीन पूल के मानचित्र से स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा और जीवन विज्ञान से में नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। व्यक्ति आधारित और सटीक दवाओं का विकास भी होगा। विभिन्न नृजातीय समूहों से रोगों की प्रकृति को समझा जाएगा। भविष्य में हो सकने वाली बीमारियों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न नृजातीय समूहों और उनसे आनुवंशिक मूल का पता लगाना है। आशंकाएं, चिकित्सकीय नैतिकता, राजनीतिक दुरुपयोग भी किया जा सकता है। आनुवंशिक भेदभाव और निजता का संबंधी चिंता भी है। जैव संसूचक क्या होते हैं? वे उपकरण जिनका उपयोग किसी जैविक विश्लेष्य, सूक्ष्मजीव रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति अथवा सांद्रता का पता लगाने हेतु किया जाता है, जैव संसूचक कहलाते हैं। तो जैव संसूचक क्या कहते हैं? वे उपकरण जिनका उपयोग किसी जैविक विश्लेष्य की उपस्थिति अथवा सांद्रता का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैव संसूचक कहलाते हैं। जैव संसूचक 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं, जो विश्लेष्य को पहचानता है तथा संकेत उत्पन्न करता है। नंबर 2, संकेत ट्रांसड्यूसर। नंबर 3, रीडर डिवाइस, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी, डिजीज डिटेक्शन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग, फूड क्वालिटी टॉक्सिसिटी, ठीक है। फिर उदाहरण कैसे हैं इसके? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पता करना, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। रक्त में यूरिया की उपस्थिति पता करना, यूरिएज। महिलाओं में गर्भावस्था का पता करना
भी इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है क्या। फिर है जैव हस्ताक्षर। कोई भी क्या है पदार्थ, अणु या परिघटना जो अतीत व वर्तमान के किसी जीवन का वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है, बायो सिग्नेचर या फिर जैव हस्ताक्षर कहलाती है। कोई भी ऐसा पदार्थ, अणु या फिर परिघटना जो पहले की बहुत पुरानी या वर्तमान का जीवन का वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है ना, उसको बायो सिग्नेचर कहते हैं। पृथ्वी पर आरंभिक जीवन का जैव हस्ताक्षर सूक्ष्म जीवाश्म ही हैं और एक्सोप्लैनेट्स पर आरंभिक जीवन के जैव हस्ताक्षर जल के अणु, मीथेन, फॉस्फीन। ठीक है। जैव उपचार, पर्यावरण के अंदर देखें, मृदा, जल, वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने हेतु सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना जैव उपचार कहलाता है। जैव उपचार का उपयोग मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थ के रिसाव पर भी किया जाता है और स्यूडोमोनास, प्यूटिडा आदि जीवाणु जटिल पेट्रोलियम यौगिकों को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। उदाहरण जैसे कि ऑयल जेपर और आइलोवोरसेस। ठीक है क्या। जैव ईंधन तो सब जानते हैं, जैविक पदार्थों का उपयोग कर बनाए गए जो द्रव हैं अथवा गैस या पदार्थ जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जैव ईंधन कहलाते हैं। जैविक पदार्थों का यूज करके बनाए जाते हैं। जैव ईंधन का प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थ के स्थान पर या उसके मिश्रित या परंपरागत इंजन में भी किया जा सकता है। जैव पदार्थ के प्रकार होते हैं जैसे ठोस होगी लकड़ी, सूखी लकड़ी, खाद, तरल होगी जैसे बायोइथेनॉल, बायोडीजल गैस, ये बायोगैस होगी। बायोइथेनॉल कैसे क्या होता है, वे जैविक पदार्थ का किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किए जाते हैं ये। फिर स्रोत गन्ना, चुकंदर, ज्वार, आलू, इनसे होते हैं बायो एथेनॉल। बायोडीजल यह वनस्पति वसा एवं जंतु वसा के एस्टरीकरण द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो बायोडीजल किससे प्राप्त होता है, वनस्पति वसा या जंतु वसा के एस्टरीकरण द्वारा। ठीक है। स्रोत कौन कौन से हैं, सोयाबीन, रतनजोत, जेट्रोफा और जंतु द्वारा बायोडीजल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। और महत्व क्या है, पेट्रोलियम संसाधनों पर निर्भरता अपनी कम होगी, कच्चे माल की उपलब्धता होगी और अपशिष्ट प्रबंधन भी होगा, आर्थिक गतिविधियों का प्रोत्साहन मिलेगा। जैव ईंधन का वर्गीकरण पहली पीढ़ी में पारंपरिक था, दूसरी पीढ़ी में उन्नत प्लस्तर था, तीसरी पीढ़ी में सूक्ष्म जीव और GMO चौथी पीढ़ी के अंदर। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल पहली पीढ़ी के जैव ईंधन, पारंपरिक जैव ईंधन थे ये तो। ठीक है। कौन कौन से थे, बायो एल्कोहल, बायो ईथर्स, बायोडीजल, बायोगैस थे। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन कौन से थे, सेल्यूलोज, इथेनॉल और बायोडीजल। तीसरी पीढ़ी के ब्यूटानॉल था, लेकिन चौथी पीढ़ी का जेनेटिकली इंजीनियर्ड फसलों से प्राप्त जैव ईंधन थे। ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में आई थी। ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया कि इस नीति में गन्ने का रस या चीनी वाली वस्तुओं जैसे चुकंदर, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे कि भुट्टा, कसवाए मनुष्य के उपयोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सटे हुए आलू, ठीक है, सड़े हुए आलू आदि के इस्तेमाल की अनुमति लेकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया और अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है। नीति में 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी के लिए 1G गैस उत्पादन की तुलना में किए जा रहे हैं। 6 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग कहाँ पे है, कृषि क्षेत्र में है, पशुपालन, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण में है। कृषि क्षेत्र में कैसे कैसे हैं, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उच्च उत्पादकता किस्मों का विकास किया गया है। फ्रैंकोलिना हासी गेहूं की जो किस्म है वो, और IR या फिर इंडियन राइस 8 चावल की। फिर है उच्च प्रतिरोधी किस्मों के विकास किया गया है। BT कपास कीट प्रतिरोधी है, बेसिलस थुरनजीनियसिस और जीवाणु से बनती है। और BT बैंगन भी है, GM सरसों भी है। ठीक है। इसका नाम क्या है, DMH11। ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई है, वाणिज्यिक नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। क्या नाम है, DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। फ्लेवर सेवर टमाटर सड़न रोधी हैं।
उच्च पोषक तत्व वाली किस्मों का विकास किया जा रहा है। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर है, सुपर बनाना भी ए से भरपूर है और सुपर पोटैटो प्रोटीन युक्त है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले जैव उर्वरकों का विकास किया गया है। इस हेतु निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे राइजोबियम, एजोला, एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए तीनों हैं, कौन कौन से? राइजोबियम, एजोला और एजोबैक्टर। फिर है माइकोराइजा, जल व पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने वाली कवक है माइकोराजा या फिर माइकोराइजा, ठीक है। पशुपालन में भी इसका उपयोग हो रहा है जैव टेक्नोलॉजी का। कैसे? कि इसमें उत्पादकता वाली प्राजनी जंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे दूध, मांस और ऊन उत्पादन बढ़े। और जैसे भैंस बनाई अपन ने महिमा और बैल था श्रेष्ठ। टिश्यू कल्चर, जीन बैंक, क्लोनिंग आदि तकनीकों का उपयोग कर विलुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण भी किया जा रहा है। उद्योग में भी इसका उपयोग हो जा रहा है, जैसे कि सिट्रिक कमल निर्माण में किसका हो रहा है? एस्परजिलस नाइजर का हो रहा है। एस्टी कमल निर्माण में हो रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई में हो रहा है। और लेक्टी कमल निर्माण में किसका हो रहा है? लैक्टोबैसिलस का हो रहा है। शराब में किण्वन प्रक्रिया का। ये सब जानते हैं किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी में डीएनए कंप्यूटर का निर्माण, और इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक अपन ने सब पढ़े हैं ऊपर, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंट भी पढ़ लिया अपन ने। ये सभी चिकित्सा के क्षेत्र हैं, जीन थेरेपी भी, जीन एडिटिंग भी, Cas9 होते हैं, ठीक है। आईवीएफ तकनीक भी, स्टेम सेल चिकित्सा, क्लोनिंग, सब चिकित्सा क्षेत्र में तो सभी थे अपन ने जो पढ़े, ठीक है। और फिर पढ़ रहे हैं पर्यावरण। एक आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट है, ह्यूमिलिन। ये क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके इंसुलिन तैयार किया गया, ह्यूमिलिन, ठीक है। और पर्यावरण, टिश्यू कल्चर, जीन बैंक, क्लोन आदि तकनीक का उपयोग कर संकट प्रजातियों को अपन बचा सकते हैं। औद्योगिक कचरे को नष्ट कर सकते हैं और बायो सरफेक्टेंट का उपयोग किया जा सकता है। जैव उपचार भी किए जा सकते हैं अपने द्वारा। कैसे? स्यूडोमोनास प्यूटिडा जैसे जीवाणुओं का उपयोग कर ऑयल जेपर व ओलिवोरस एस आदि उत्पाद विकसित किए गए हैं, जो समुद्र में पेट्रोलियम पदार्थ के रिसाव पर उपयोग किए जाते हैं। किसका उपयोग? स्यूडोमोनास प्यूटिडा का, ठीक है। जैव संसूचक का उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषण का पता लगा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? माइक्रोबियम एनहाउस्ड ऑयल रिकवरी तकनीक में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर क्रूड ऑयल का उत्पादन दर भी बढ़ाई जा सकती है। रतनजोर, जेट्रोपा आदि की उन्नत किस्मों का भी अपन कर सकते हैं और उनसे ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करते हैं। कुछ नीतिपरक मुद्दे हैं, ठीक है, मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपन कल पढ़ेंगे। ओके बाय दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।